हेलुएट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट पॉलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने कैसे-कैसे अलग-अलग कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन लिए। अभी तक हमने देखा था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन था वो उसका हमने आधे से ज़्यादा पार्ट कहाँ से उठाया था, वो उठाया था हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 70% कॉन्स्टिट्यूशन हमने उठा लिया था और ज़्यादा से ज़्यादा उतना उठा लिया था और बाकी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 10 कंट्री से उठाया था। और उन 10 कंट्रीज़ में से हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के बारे में पढ़ लिया था और कनाडा के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे आयरलैंड के बारे में, तो कौन-कौन सी वो कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं, जहाँ से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन उठाया है, बार-बार रिपीट कराऊँगा तो इससे याद हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जापान। तो इन कंट्रीज़ से हमने अपना-अपना कॉन्स्टिट्यूशन उठाया है। तो आज हम लोग पहले बात करेंगे आयरलैंड के बारे में। तो आयरलैंड से हमने क्या-क्या उठाया वो देखते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि हम लोग यहाँ पे फुल समरी नहीं देने वाले हैं मतलब प्रोविज़न्स के तहत, क्योंकि हम लोग इनको अपने अलग-अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे आगे आने वाले सिलेबस में। तो केवल शॉर्ट टर्म में ही बता दूँगा। तो बिल्कुल डिटेल से आप लोग एक्सपेक्ट मत करना कि मैं बिल्कुल डिटेल से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बता दूँगा, क्योंकि वो लोग हमने आगे वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो पूरे-पूरे चैप्टर्स हैं, उनको ऐसे समझाना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हम लोग आज सोर्सेज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि प्रोविज़न्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आयरलैंड से हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होता है डीपीएसपी? हम लोग पहले ये समझते हैं। यानी कि अगर किसी सरकार को जनता के लिए पॉलिसीज़ बनानी है, उससे पहले उसे क्या-क्या देखना चाहिए, वो होता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। यानी कि कैसे एक गाइडलाइन की तरह काम करता है डीपीएसपी, के लोगों के साथ क्या करना चाहिए, लोगों के लिए क्या करना है आपको, लोगों के लिए कैसा करना है आपको, ये सब कौन बताते हैं? डीपीएसपी बताते हैं, जो कि एक गाइडिंग लाइन होती है किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, कि भैया कैसे आपको देश चलाना है। तो भैया जो डीपीएसपी होती है, अगर मान चलिए कि अगर उसमें कोई लिखा है कि भैया इकोनॉमिक वेल-बीइंग करनी है लोगों की, अगर वो नहीं करता है, यानी कि लोगों को अमीर नहीं बनाता है या फिर लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं करता है कोई सरकार, तो भैया ऐसा नहीं है कि वो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हो। भैया करना ना करना उसकी इच्छा होती है, इस कोई गवर्नमेंट की, वो उसकी इच्छा है, वो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हम लोग उससे ये यानी कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते, जैसे कि फंडामेंटल राइट के अंदर होता है कि भैया हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो भैया हम केस कर रहे हैं। तो वैसे ही डीपीएसपी अगर पूरे नहीं हो रहे हैं, तो कोई कोर्ट के अंदर केस नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा डीपीएसपी। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। कौन से? हमारे डीपीएसपीज़। फिर हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका चुनाव कैसे-कैसे होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो किसके द्वारा होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट। तो इस तकनीक के थ्रू हम लोग अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं। हम लोग बात करेंगे जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी में हमारा क्या दिया गया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो भैया जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो भैया जैसे कि हमें पता है कि भैया कोई भी हमारे अधिकार नहीं छीन सकता है, पर एक कंडीशन ऐसी बनती है जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं। तो भैया कब-कब होती है? तो हमारे कंट्री के अंदर 3 प्रकार की इमरजेंसी लगती हैं। इमरजेंसी मतलब आपातकालीन सिचुएशन आ जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। तो उसमें 3 प्रकार की होती है हमारी। एक तो होती है नेशनल इमरजेंसी, जो कि पूरे कंट्री के ऊपर लगती है। फिर होती है स्टेट इमरजेंसी और तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि पैसा खत्म हो जाता है सरकार के पास चलाने के लिए। तो आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी तो नहीं लगी है, पर स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी तो लग चुकी है। और हम लोग बात करें, ये जो हमारे इसके प्रोविज़न्स हैं, वो हमारे फंडामेंटल राइट के प्रोविज़न्स हैं, वो हमें कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? पार्ट 3 में 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। और हम लोग बात करें 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। उनमें से जो हमारे आर्टिकल नंबर 20 और 21 हैं, ये हमसे इमरजेंसी के दौरान भी नहीं छीने जाएँगे। इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। और हम लोग अब बात करेंगे फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस से हमने क्या लिया है? तो हमने फ्रांस से लिया कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, यानी कि गणतंत्र की अवधारणा। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि हमारे यहाँ पे जो देश का सबसे बड़ा सुप्रीम लीड नेता है, वो कौन है? प्रेसिडेंट है, यानी कि उसी को माना गया है, नॉमिनल हेड हो तब भी वही है। तो भैया जो सुप्रीम लीडर है, उसे भी क्या किया गया जाए? उस इतनी बड़ी सरकार का सबसे बड़ा नेता चुना हुआ होता है हमारे यहाँ पे, यानी कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट भी चुने जाते हैं। इवन कि हम लोग बात करें कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर जो नॉमिनल हेड होते हैं वो कौन होते हैं? वहाँ के राजा होते हैं। तो भैया वो तो हेरिडिटरी पोस्ट है, यहाँ पे क्या है? रिपब्लिक पोस्ट है वो। मतलब एक तरीके से क्या है भैया, वो इलेक्टेड पोस्ट है वो।
प्रेसिडेंट की। तो ऐसा नहीं होता है कि भैया कि राजा का बेटा राजा बन रहा है। तो यानी कि भैया जो स देश का सबसे बड़ा जो पोस्ट है, सरकारी पोस्ट है, उसका सबसे बड़ा नेता क्या बन रहा है? इलेक्टेड बन रहा है, यानी कि उसे चुना जा रहा है। ऐसा नहीं है हेरेडिटी चल रहा है। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक फ्रांस उठाया है। और वही हम लोग बात करें कि वही हमने अभी यहाँ पे बात की कि भैया चुनी हुई सरकार का मुखिया भी चुना हुआ होता है भैया हमारे यहाँ पे, तो ये देखने को मिला। और आपको एक बात बता दूँ कि भैया रिपब्लिक डे पे कौन झंडा फहराता है? प्रेसिडेंट फहराता है हमारा झंडा। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि समानता का, स्वतंत्रता का और बंधुता का जो एक आइडियल है वो हमने यहाँ से उठाया। कहाँ से? फ्रांस था। यानी कि हम लोग खुद हम देखते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे कितनी विविधता है, यानी कि कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, खाने को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, कपड़ों को लेकर, हमारे यहाँ कितनी डाइवर्सिटी है। तो ये जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं किसके, तब भी हम लोग साथ में बंधुता के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। तो ये फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाया है? ये सब हमने उठाया है, फ्रांस से उठाया है। अब हम लोग बात करेंगे यूएसएसआर के बारे में, सोवियत संघ। तो भैया जो आज का रसिया देखते हैं तो वो पहले बहुत बड़ी सुपर पावर था, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती थी, वही था हमारा यूएसएसआर। तो बहुत से लोग तो यही सोच रहे हैं कि भैया यूएसएसआर क्या है? तो भैया ये हमारा रशिया है पुराना वाला, और इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती थी। तो हमने जो फंडामेंटल राइट्स दिए थे वो कहाँ से लिए थे? सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली थी हमने? हमने ली थी यूएसएसआर से। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से वाले पार्ट में है? तो भैया जे हम लोग बात करें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 4A में जो 51A है, वहाँ पे हमारा ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो रखी हैं। और हम लोग बात करें कि भैया जो आपको पार्ट 4A दिख रहा होगा, तो भैया नॉर्मली 4A आपको कहीं नहीं दिखा होगा पीछे। तो भैया हम लोग बात करें, इसे हम लोगों ने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस समय पर इन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड नहीं किया था। यानी कि क्या हुआ था कि हमने इन्हें बाद में लेटर ऑन ऐड किया था, ऐसे 1976 में। और कौन से अमेंडमेंट के तहत? 42nd अमेंडमेंट के तहत हमने इसे ऐड किया था। और हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो भैया अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मानना या ना मानना वो आपकी इच्छा है, तो कोई सरकार आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगी, ना कोई कोर्ट में केस कर सकता है कि भैया आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बात करें कि हमारे संविधान की सम्मान करना चाहिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो भैया आपकी दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला सीन है। और दूसरा लिया हमने 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान्स क्या हैं कि हमारा देश जैसे ही अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे, हमें पता है कि भैया वो केवल यहाँ से रिसोर्सेज लेने आए थे अंग्रेज। तो उन्होंने अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट किया था। जब कोई हमें एक्सप्लॉइट कर लेता है तो उसके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? आप लोगों ने क्या सोचा कि कुछ उनके पास ऑप्शंस रहते होंगे कि भैया एक्सप्लॉइटेशन करने का, और मतलब और कोई बचता है हमारे पास उपाय कि भैया हम लोग कैसे पैसे कैसे कमाएंगे? भैया अंग्रेजों ने इतना भयंकर लूट लिया। तो भैया नेहरू जी के पास बहुत सारी समस्याएं थी। तो उन्होंने 5 ईयर प्लान लिए। कहाँ से? यूएसएसआर से। जिसमें था ये कि भैया उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक बहुत ज़्यादा 5 समय तक के लिए उसी में फोकस हो जाएंगे और उसी में काम करेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो 5 ईयर का एक फोकस प्लान बना लेंगे कि हमें किस किस में फोकस करना है, तो उसी में फोकस करेंगे। तो ये थे हमारे 5 ईयर प्लान जो कि हमने लिए थे कहाँ से? रसिया से, सॉरी यूएसएसआर से। और किसके लिए? तो जो देश की इकोनॉमी है वो सुधर जाए, क्योंकि भैया जो अंग्रेज छोड़ के गए थे इकोनॉमी, उसकी कंडीशन तो बहुत गंदी थी। हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो भैया कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? तो नॉर्मली हम लोग बात करें कि हमारे इंडिया के अंदर जो पावर्स हैं वो डिवाइड कर दी गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में। तो भैया और उन्हें अलग अलग सूचियाँ दी गई हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, और दोनों के पास मिला के क्या पावर्स हैं। तो वही हमारी होती हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो भैया जो पावर है बाँटी गई है यूनियन लिस्ट में, यानी है यूनियन लिस्ट के अंदर ऐसी पावर्स आती हैं, ऐसे मुद्दे आते हैं जो कि केंद्र सरकार निपटाती है। तो वो है कितने मुद्दे हैं? 100 मुद्दों के ऊपर केंद्र सरकार सरकार निपटाती है मुद्दे, तो वो आते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। अब जो राज्य सरकार होती है, उसके पास राज्य के मुद्दे आते हैं, तो उसे बोलते हैं स्टेट लिस्ट। अब भैया ऐसे मुद्दे जो को दोनों लोगों को मिलके सुलझाने हैं, यानी कि कुछ पावर्स हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, कुछ यूनियन गवर्नमेंट के पास होगी, उसे बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। और भैया अगर मान चलिए कोई मुद्दा ऐसा बनता है जिसमें कि मान चलिए स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं मानी जाती है, मतलब कोई मुद्दा ऐसा बनता है कि दोनों के बीच में फैसला नहीं हो पा रहा, डिसीजन नहीं बन पा रहा, तो भैया किसकी सुनी जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट की सुनी जाएगी या यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सुनी जाएगी? तो भैया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास थोड़ी पावर ज़्यादा है, इस वजह से उसकी बात सुन ली जाएगी। और जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट सूची होती है, स्टेट लिस्ट होती है, उसमें 61 मुद्दे आते हैं और कॉन्क्रेंट लिस्ट के अंदर 52 मुद्दे आते हैं।
तो इतना बहुत क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन कैसे-कैसे एस्टेब्लिश होंगे, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भैया साउथ अफ्रीका और जापान के साथ रिलेशन कैसे-कैसे हैं, क्या-क्या हम लोगों ने इनसे उठाया है। तो प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो भैया हमें पता है कि भैया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था बन कब गया था, 26 नवंबर 1949 को बन गया था और इम्प्लीमेंट कब हो गया था, 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हो गया था। अब भैया हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बने 1950 50 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं, 75 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं, 74-75 साल हो चुकी हैं अप्रॉक्स, तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या वही उस समय पे बना था, तो हमारी लाइफ अब चेंज नहीं हो गई क्या? तो भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे-कैसे चेंज होगा, उसके बारे में अमेंडमेंट अमेंडमेंट का प्रोसीजर कैसे रहेगा? अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार, यानी कि सुधार कैसे करेंगे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? क्योंकि भैया हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि हम इसे समय के अनुसार बदल सकते हैं, क्योंकि ये भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था और इसलिए भी कहते हैं। और भैया कैसे-कैसे अमेंडमेंट होगा ये तो समझ में आ गया होगा। साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट का प्रोसीजर लिया। अब हम लोग बात करेंगे जापान के बारे में। तो जापान से हमने क्या लिया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर बाय लॉ, और बस ये वाला चैप्टर हमारा यहीं पे अभी खत्म हो जाता है और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और ये हम लोगों ने अभी केवल ब्रीफली थोड़ी छोटी-छोटी समरी दी है इन कॉन्सेप्ट के बारे में कि हमने कॉन्सेप्ट कैसे-कैसे लिया और कैसे-कैसे चलाया, ये सब हमने देखा अभी। और बाकी का जो हम लोग बात करें जैसे प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अमेंडमेंट कैसे होगा, तो हम लोग जब इनके चैप्टर्स आएँगे तो वो लोग डिटेल समझेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।